हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था या संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शंस थे विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में IMF ने वर्ष 2023 के लिए अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट IMF का एक सर्वेक्षण है जो आमतौर पर साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में प्रकाशित होता है। ये निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण और भविष्यवाणी करता है। लगातार पूर्वानुमान अपडेट की बढ़ती मांग को देखते हुए इस रिपोर्ट का अपडेट जनवरी जुलाई में भी प्रकाशित किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन या IORA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। दूसरा कथन, यूरोप से इटली इसका एकमात्र सदस्य देश है। और तीसरा कथन, इसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान हिंद महासागर रिम एसोसिएशन या IORA की अध्यक्षता बांग्लादेश से श्रीलंका को हस्तांतरित की जाएगी। आपको बता दें कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक गतिशील अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हिंद महासागर के किनारे स्थित देशों के संगठन के रूप में की गई थी, इसलिए कथन एक सही है। इसके सदस्य अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और ओशिनिया जैसे क्षेत्रों से हैं। इसमें यूरोप से फ्रांस एकमात्र सदस्य देश है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखा गया मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? तो जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में वन विभाग ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जंगली सफारी शुरू की। आपको बता दें कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में चंबल नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। ये दर्रा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में लोकप्रिय है और ये राजस्थान के 4 जिलों यानी बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ये पार्क 2 समानांतर पहाड़ों मुकुंदरा और गरगोला द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स को 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य और 2004 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस रिजर्व की मुख्य वनस्पति शुष्क पर्णपाती वन है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले व्हाइट गुड्स शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होने वाले बड़े उपकरण हैं। कथन 2, ये अपने स्थायित्व और दीर्घायु के लिए जाने जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत चयनित उपकरणों पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि व्हाइट गुड्स बड़े घरेलू उपकरण होते हैं जैसे स्टोव, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और एयर कंडीशनर आदि, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये बड़े उपभोक्ता आधारित टिकाऊ सामान है जो परंपरागत रूप से केवल सफेद रंग में उपलब्ध थे। ये उपकरण अपने स्थायित्व और दीर्घायु के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इन्हें दैनिक उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इस तरह विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। भारतीय फार्माकोपिया आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। कथन 2, इसका मूल कार्य दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करना है। और कथन 3, ये भारत की राष्ट्रीय फॉर्मूलरी प्रकाशित करता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? तो आंसर है ऑप्शन सी, सभी 3। हाल ही में फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप या PDG ने हैदराबाद में अपने हितधारकों की बैठक के दौरान भारतीय फार्माकोपिया आयोग के गठन की घोषणा की। भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए कथन एक सही है। इसका गठन देश में दवाओं के मानक तय करने के लिए किया गया है। इसका मूल कार्य क्षेत्र में प्रचलित बीमारियों के उपचार के लिए सामान्यतः आवश्यक मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करना है, इसलिए कथन 2 सही है। ये जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की राष्ट्रीय फॉर्मूलरी भी प्रकाशित करता है, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ पृथ्वी तत्व या REE नहीं है? येट्रियम, सेरियम, होल्मियम या फिर लिथियम? तो जवाब है ऑप्शन डी, लिथियम।
हाल ही में सरकार ने लिथियम, नायोबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट या आरईई के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है। इससे केंद्र सरकार पहली बार लिथियम, नायोबियम और आरईई के लिए ब्लॉकों की नीलामी कर सकेगी। आपको बता दें कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व या आरईई 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। इन्हें रेयर अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले तकनीकी रूप से उन्हें एक ऑक्साइड रूपों से निकालना मुश्किल था। इनमें आवर्त सारणी के 15 लेंथेनाइट्स के साथ साथ स्कैंडियम और येट्रियम भी शामिल हैं। 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में शामिल हैं सेरियम, डिस्प्रोसियम, एर्बियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, होल्मियम, लेंथेनस, ल्यूटेटियम, नियोडिमियम, प्रेजोडाइमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, स्कैंडियम, टेर्बियम, थुलियम, येटरबियम और येट्रियम। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अटलांटिक पफिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक प्रवासी प्रजाति है। और दूसरा कथन, ये केवल 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा अटलांटिक पफिन्स की एक संकर प्रजाति की खोज की गई। आपको बता दें कि अटलांटिक पफिन ऑक परिवार में छोटे समुद्री पक्षी की एक प्रजाति है। ये एक प्रवासी प्रजाति है, इसलिए कथन एक सही है। ये प्रजाति अपना अधिकांश समय अटलांटिक महासागर में यात्रा करने में बिताती है और हर प्रजनन मौसम में अपने मूल क्षेत्रों में लौट आती है। ये ग्रीनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पूर्वी कनाडा और नीदरलैंड के साथ साथ आयरलैंड के तट पर भी पाई जाती है। ये हवा में 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के किस क्षेत्र में आपको अपने प्राकृतिक आवास में कीट की एक प्रजाति यूमेसिया वेनिफिका के मिलने की सबसे अधिक संभावना है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल? जवाब है ऑप्शन डी, केरल। हाल ही में त्रिशूर के सेंट थॉमस कॉलेज के शोधकर्ताओं ने केरल के इडुक्की जिले में नारियामपारा फॉल्स के पास से बैगवर्म मौत की खोज की है। विजार्ड बैगवर्म की इस प्रजाति का नाम यूमेशिया वेनिफिका रखा गया है। ये भारत में खोजी गई इस जीनस की चौथी प्रजाति है। ये एक बहुभक्षी कीट नहीं है क्योंकि इसके लार्वा केवल चट्टानों और शैवाल और काई को खाते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लखपति दीदी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी में महिलाओं को प्रशिक्षण देना है। और दूसरा कथन, इसकी शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत में लखपति दीदी पहल की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। लखपति दीदी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजीज में महिलाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि वो प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की स्थायी आय अर्जित कर सकें। इसलिए कथन एक सही है। ये योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापक मिशन के अनुरूप है। इसके तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें। इसकी शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRLM द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 2 सही है। गौरतलब है कि DAYNRLM भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये दिवस हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, इस वर्ष इसकी थीम फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस या इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आपदा न्यूनीकरण तथा इसके कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष यानी 2023 में इसकी थीम फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर रही, इसलिए कथन 2 सही है। इसकी शुरुआत वर्ष 1989 में आपदा न्यूनीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान पर की गई थी। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या GHI किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी खाद्य और कृषि संगठन,
सी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ या फिर डी विश्व आर्थिक मंच। तो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।